हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। और इसमें हम बात करने वाले हैं आप लोगों से डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें हम आप लोगों की दो वीडियो में मतलब दो आपकी क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों की ये तीसरी क्लास हो रही है। तो इसमें मैंने रखा हुआ है कि धान के प्रमुख रोग जो हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। और इसमें मैंने पूरे फुल क्वेश्चन मतलब बनाए हुए हैं कि आपको किस प्रकार से मतलब एक रोग को वर्णित करना होगा और इसमें कौन कौन सी हेडिंगें रहने वाली हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इसमें बात करते हैं उसकी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, धान के प्रमुख रोगों का वर्णन। तो धान के जो प्रमुख रोग हैं उनका वर्णन इसमें करेंगे, क्योंकि धान से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का जरूर एक से एक बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। इसका जो पहला रोग मैंने रखा हुआ है, अंगमारी झुलसा मतलब बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट क्या होता है कि इस रोग को वाइट वेदरिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस रोग को सबसे पहले श्रीनिवासन और उनके सहयोगियों द्वारा 1999 में पूना महाराष्ट्र में देखा गया था। कृषिक अवस्था इस रोग की हानिकारक अवस्था होती है। यह एक मृदोड़ व बीजोड़ रोग होता है। ठीक है, मृदोड़ व बीजोड़ रोग होता है, मतलब ये मृदा द्वारा एवं बीजों के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। ये तो हो गया इसका मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब एक तरीके से रोग का परिचय हो गया या रोग का हिस्ट्री मतलब इतिहास समझ लीजिए। इसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इस रोग के लक्षण की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर एक पर पाई जाती है ब्लाइट फेस। ब्लाइट फेस क्या होती है, तो इसमें यह रोग की मोस्ट कॉमन अवस्था होती है तथा इसमें प्रोमिनेंट अवस्था भी कहते हैं इसे। इसकी बात करते हैं, नंबर दो पर आती है कृषिक और सीडलिंग विल्ट फेज। कृषिक और सीडलिंग विल्ट फेज क्या होती है कि यह नर्सरी में प्रकट होने वाली अवस्था है जो अर्ली टिलरिंग स्टेज के दौरान दिखाई देती है। पीलापन के साथ विल्टिंग होती है तथा इस रोग की हानिकारक अवस्था भी कहलाती है। ठीक है, ये होगी कृषिक अवस्था, जिसकी अभी बात कर रहे थे कि कृषिक अवस्था जो होती है ऊपर, मतलब जो इसकी जो कृषिक अवस्था होती है सबसे मतलब हानिकारक अवस्था मानी जाती है। नंबर तीसरे पर बात करेंगे हम लोग। नंबर तीसरे पर आती है लीफ येलोइंग फेज, मतलब तीन प्रकार की अवस्थाएं मैंने बताया हुआ था। और इसमें जो सबसे हानिकारक अवस्था क्या होती है, कृषिक अवस्था होती है, जो कि ऊपर आप लोगों को बता दिया गया है। इसमें बात करते हैं, इसके बाद आती है लीफ येलोइंग फेज। तो इसमें बात करेंगे कि पत्तियों के पीलेपन की यह तीसरी अवस्था फिलीपींस में देखी गई। इसमें सबसे कोमल पत्ती पीली या सफ़ेद हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, लीफ येलोइंग फेज कहा जाता है। इसका जो पैथोजन होता है मतलब रोगजनक होता है। तो रोगजनक मतलब ये किस कारण से फैलता है, तो इसका जो रोगजनक होता है वो क्या होता है, जेंथोमोनास ओराइजी तथा पीवी ओराइजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे डिजीज़ साइकिल। डिजीज़ साइकिल क्या होती है, तो यह एक बहुचक्रीय रोग होता है। मतलब इसका चक्र ऐसे इस प्रकार से बना हुआ होता है, क्योंकि इसके जो कुछ कण जो रह जाते हैं खेतों में वो पुनः से मतलब दूसरी फसल में जब बोते हैं तो पुनः से ये रोग फिर से उसी फसल में हो जाता है एक्टिव। इसके बाद बात करेंगे तो इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया, सबसे पहले पर बात करते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। नंबर एक पर बात करेंगे कि खेत में रोगग्रस्त पादपों को हटा देना चाहिए। नंबर दो पर 2 से 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाना चाहिए। नंबर तीन में खेत के आसपास एवं आसपास से खरपतवारों को हटा देना चाहिए। और इसके बाद बात करेंगे तो नाइट्रोजन का संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ये क्या है, मतलब इसकी जो कल्चरल प्रैक्टिस हैं, जो आपकी शस्त्र क्रियाएँ की जाती हैं खेतों में, वो इस रोग के लिए मतलब इसमें की जानी चाहिए। तो इनसे क्या होता है, बहुत अधिक लाभ होता है इस रोग में। इसके बाद बात करेंगे हम केमिकल कंट्रोल की। केमिकल कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं और किन किन रसायनों का प्रयोग करके हम इसमें केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं। तो बीजों को स्टेप्टोसाइक्लिन के घोल में 250 से 300 ppm में 8 से 12 घंटों तक डुबोकर इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। नंबर सेकंड पे आता है कि डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटियों को बोकर। अब डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी जो होती हैं उनको किस प्रकार बोया जाता है, तो फसलों को रोग से बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक प्रजातियां जैसे किदामा, आयर चौवन, रुचि, ईटीसी आदि को बो देना चाहिए, जो कि आपकी डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी हैं इस रोग के प्रति। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे धान के सेकेंड रोग की। सेकेंड रोग में आता है कि धान का टुंगरू वायरस रोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको भी मैंने इसमें वीडियो में रखा हुआ है। इसमें हम बात करेंगे कि इस रोग को पिकेट व लाल रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में उपज में काफ़ी कमी आती, इस कारण इस रोग को धान का कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि यह 2 विषाणुओं से होने वाला रोग होता है। टुंगरों का सामान्य अर्थ क्या होता है, विकृति युक्त वृद्धि होता है। टुंगरों का जो सामान्य अर्थ होता है विकृति युक्त
वृद्धि होता है। इसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग इसके सिम्टम्स मतलब इसके जो लक्षण हैं उनके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं इसी में। इसके जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं कि पौधों में बौनापन एवं पत्तियां नारंगी व पीलापन लिए हुए होती हैं। पीलापन इस रोग का सामान्य लक्षण होता है। टुंगरो रोग से संक्रमित पत्ती पर गहरे नीले रंग की धारियां दिखाई देना ही इस रोग की पहचान है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे पैथोजन की। पैथोजन क्या है? यह 2 प्रकार के विषाणुओं से बना होता है। नंबर 1 पर आता है कि राइस टुंगरो स्पेरिकल वायरस मतलब RTSV। दूसरा कौन सा वायरस होता है इसमें? राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म्स वायरस मतलब RTVV। तो ये 2 प्रकार के विषाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है टुंगरो वायरस। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मैनेजमेंट की। तो इसमें मैनेजमेंट में क्या होती है? कल्चरल प्रैक्टिस। अब कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो सेम ही रहती हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ था। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है तो लिखने में भी और आप लोगों को समझाने में भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया है। जैसा कि पहले में था उसी प्रकार से कल्चरल प्रैक्टिसेस को इसमें भी अपनाना होगा। नंबर 2 पर बात करेंगे केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं कि नर्सरी वाहकों के नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान का बुवाई के 10 दिनों बाद उपयोग कर देना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कि डाईमिथाइल 1 लीटर या नीम का तेल 3% का मुख्य खेत में रोपण में 15 से 30 दिनों बाद उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है बहुत ही रोग में मतलब कीटों से सुरक्षा मिलती है, वायरस से जो होता है उससे सुरक्षा मिलती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो धान का खैरा रोग आता है। तीसरे नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पॉपुलर रोग है, जो कि लगभग परीक्षा में हर बार ही पूछा जाता है। तो इसको भी मैंने इसी वीडियो में रखा हुआ है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया कि यह एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जो जिंक की कमी से होता है, परंतु इसे खैरा रोग के नाम से जानते हैं। ये डिसऑर्डर होता है लेकिन जिंक की कमी से होता है, परंतु इसे खैरा रोग के नाम से जाना जाता है। इस रोग की खोज YL नीन तथा उनके साथियों के द्वारा सन 1965 में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र पंतनगर में की गई थी। मतलब उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र था मतलब पंतनगर, जो कि अब उत्तराखंड में है, तो वहाँ पर इसकी 1965 में मतलब इसकी खोज की गई थी। बात करते हैं इसके बाद इसके सिम्टम्स की, मतलब इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो रोगी पौधा छोटा रह जाता है। रोगी पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे छोटे कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो एक दूसरे को मिलकर पूरी पत्ती को सुखा देते हैं तथा ये भी भूरी हो जाती है। ठीक है, पूरी पत्ती को सुखा देते हैं और ये भूरी हो जाती है। ये थे इसके लक्षण। इसके बाद बात करते हैं इसके पैथोजन की। तो इसका पैथोजन जो होता है, रोग कारक जो होता है वो क्या होता है? तो जिंक की कमी से होता है मतलब ये रोग। तो इसका जिंक की कमी तथा मृदा में pH मान 5 से ज़्यादा होने पर जिंक की जो जस्ता होता है उसकी कमी हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या आता है? तो मैनेजमेंट में भी देख लीजिए, मैनेजमेंट में बताते हैं। तो मैनेजमेंट में लिखा हुआ है कि नर्सरी में बुआई के 10 दिन बाद जिंक सल्फेट 10.5% तथा बुझा हुआ चूना 0.25% का छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी में बुआई के 10 दिन बाद करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि दूसरा छिड़काव नर्सरी में बुआई के 20 दिन बाद कर देना चाहिए। अब नर्सरी में इसका क्या करना चाहिए? ये रोग अधिकतर नर्सरी में ही फैलता है, तो इसलिए नर्सरी में बुआई के 20 दिन बाद इसमें करना चाहिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा छिड़काव रोपाई के 15 से 30 दिन के अंदर भी कर देना चाहिए, जिससे इस रोग में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है और जिंक की कमी की पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों ये था, मैंने आप लोगों को धान का वीडियो बताया हुआ था, और इसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए कई सारे जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के रोग हैं और उनके पैथोजन हैं, मैं उनके बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा। एक वीडियो आप लोगों के लिए, लगभग एक वीडियो और आने वाला है शाम तक, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।